हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम डिस्कशन पर आपका स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस के साथ साथ जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहली बात चाल की। ठीक, चाल किसे कहते हैं? चाल जिसे अंग्रेजी में हम स्पीड बोलते हैं। ठीक, स्पीड हम लोग कहते हैं आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, वही ये स्पीड है। चाल चाल क्या होती है? हम लोग बहुत पहले से एक फार्मूला पढ़ते चले आए हैं चाल के बारे में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोगों ने पढ़ा है, जहां दूरी क्या है? दूरी और ये समय का जो अनुपात होता है किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। ये चाल की हम परिभाषा कैसे देते हैं? यदि हम यहाँ से मान लें कि जो हमारा समय है, समय बराबर हो जाए 1 सेकंड या एक हो जाए। अब 1 सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। 1 सेकंड चलो मान लेते हैं, समय बराबर t बराबर 1 सेकंड हो जाए, तो उस कंडीशन में चाल जो होगी, जो दूरी होगी, चाल बराबर हो जाएगी दूरी, अर्थात एक का मतलब एकांक, एक का मतलब एकांक। तो चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में। ठीक, अब सेकंड हमने यहाँ पर माना है, लेकिन सेकंड के साथ साथ मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक, जब हम दूरी को समय के साथ मापते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? चाल बन जाती है। तो यहाँ से या दूसरे पर शब्दों में हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का जो अनुपात होता है वह अनुपात चाल कहलाता है। या तो हम समय बराबर 1 सेकंड मान लें तो उस परिस्थिति में चाल जो होता है वो दूरी के बराबर हो जाता है। जहां तो यहां से हम परिभाषा क्या दे सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है वही वस्तु की क्या कहलाती? चाल कहलाती है। ठीक, अब हम चाल की यहां से मात्रक की बात करते हैं। तो चाल की हम मात्रक की बात करते हैं तो दूरी जो है, दूरी का मात्रक एमकेएस प्रणाली में मीटर होता है और बटे को हम पढ़ते हैं प्रति, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का जो मात्रक हो जाता है वो मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये किस प्रणाली में होता है? एमकेएस प्रणाली में। अगर हम सीजीएस प्रणाली में चाल के मात्रक की बात करते हैं तो दूरी का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ से यह एक कैसी राशि, अगर विमीय सूत्र इसका हम निकालें तो विमीय सूत्र इसका हो जाता है मीटर। मीटर का विमीय सूत्र होता है एल और समय का सेकंड का विमीय सूत्र होता है टी। तो इसका जो विमीय सूत्र बनता है वो बनता है मीटर लंबाई का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र होगा एल। सेकंड मूल समय का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र होगा कैपिटल टी। टी की घात यहाँ पर 1 है, घातांक के नियम से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी की घात -1। तो जो चाल का विमीय सूत्र हो जाता है वो हो जाता है एल टी की पावर -1। और यहाँ से एक चीज और ध्यान देते हैं, दूरी हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमारी सदैव धनात्मक होती है। और समय की बात करते हैं तो समय हमेशा बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है। समय गतिमान रहता है और हमेशा बढ़ता जाता है, अर्थात ये भी धनात्मक होता है। तो समय धनात्मक, दूरी धनात्मक है, समय धनात्मक है, इसलिए भी चाल जो होती है वो चाल भी हमारी सदैव कैसी होती है? चाल सदैव धनात्मक होती है। हमारी जो चाल होती है, किसी वस्तु की चाल या हमारी चाल सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक, और यहां से एक बात करते हैं, यह एक हमारी अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, जैसे
हम जनरली किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि एक व्यक्ति जो था वो बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, तो अगर हम कह दें बिंदु ए से बिंदु बी तक वह 40 किलोमीटर प्रति आवर्ष से गया। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति आवर्ष से जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है वो एक घंटे में, आवर्स मीन्स घंटा, व्यक्ति जो है एक घंटे में कितनी 40 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये चाल का तात्पर्य होता है कि एक घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है, एक सेकंड में व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है, एक मिनट में व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक, चाल मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। जो चाल होती है, हम यहाँ से चाल के प्रकार पढ़ेंगे, तो चाल जो हमारी है होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? जैसे हमारी एक चाल होती है एक समान चाल। कौन सी चाल? एक समान चाल। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी होती है असमान चाल, इसे हम वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक, तीसरी होती है औसत चाल, जिसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और चौथी होती है हमारी तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, जिसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो चाल के मुख्यतः 4 भाग हुए, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ये हमारी 4 प्रकार की चालें हो गई। अब हम इन चालों की अलग अलग बात करेंगे कि एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है और तात्क्षणिक चाल क्या होती है। हम बात करते हैं एक समान चाल की। एक समान चाल क्या होती है? जैसे हमारा एक व्यक्ति ए था, ठीक, एक व्यक्ति ए, पहले वो चला, पहले उसने एक घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की। फिर अगले 1 घंटे में उसने फिर 10 किलोमीटर दूरी तय की। फिर इस व्यक्ति ने अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक, तो यहां से आप ध्यान देंगे, पहले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी, पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। अर्थात समय और दूरियां दोनों व्यक्ति द्वारा तय की गई क्या है? समान। अर्थात व्यक्ति समान समय में कैसी दूरी तय कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है। तो ये जो चाल होगी, यही चाल हमारी क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। तो एक समान चाल क्या होगी? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, तो वस्तु की जो चाल होती है वो चाल हमारी कौन सी चाल कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। तो एक समान चाल क्या होगी? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो जो वस्तु की चाल होती है वो चाल हमारी कौन सी चाल कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। ठीक, दूसरी बात हम करते हैं असमान चाल की। असमान चाल क्या होती है? असमान चाल, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसे हम कहते हैं वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मतलब ठीक, असमान चाल। ठीक, देखिए, जैसे व्यक्ति ए था, इस व्यक्ति ए ने पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की। अगले 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर दूरी तय की। फिर अगले 1 घंटे में इसने 15 किलोमीटर दूरी तय की। फिर अगले 1 घंटे में
इसने 25 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, तो देखिए पहले घंटा समय कितना था, 1 आवर्स। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। फिर आगे समय क्या था, 1 घंटा। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। फिर आगे समय हमारा कितना था, 1 घंटा। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर। फिर व्यक्ति द्वारा तय समय 1 घंटा और तय की गई दूरी 25 किलोमीटर। अर्थात देखा गया चारों स्थितियों में समय हमारा क्या है, समान है। चारों स्थितियों में समय समान है, लेकिन व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न है। पहले 10, फिर 20, फिर 15, फिर 25। तो समय समान है, लेकिन व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरियां होती हैं अगर भिन्न भिन्न होती हैं तो वो चाल कौन सी चाल होती, असमान चाल होती है। तो असमान चाल क्या होगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, तो जो व्यक्ति की चाल या वस्तु की चाल होती है वो चाल हमारी कौन सी चाल कहलाती, असमान चाल कहलाती है। ठीक, असमान चाल क्या होगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो जो वस्तु की चाल होती है वह असमान चाल कहलाती है। ठीक, थर्ड कंडीशन है, थर्ड बात हम करते हैं, तीसरे नंबर की चाल, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड इसे हम कहते हैं। एवरेज स्पीड ये क्या होती है, औसत चाल या इसे माध्य चाल भी कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। जैसा कि आप जानते हो, जैसे कहा जाए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 30 दिन में 6,000 रुपये कमाना है। एक व्यक्ति को 30 दिन में कितने हजार रुपये कमाना है, 6,000 रुपये कमाना है। ठीक, तो अगर हम निकालें कि औसत में व्यक्ति जो है, औसत एक दिन में व्यक्ति को कितने रुपये कमाने हैं, तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, 6,000 बटे 30। अर्थात एक दिन में जो है औसत में व्यक्ति को कितने रुपये कमाने हैं, 200 रुपये। तो यही जो औसत है, तो यहां पर जो औसत चाल हो जाएगी क्या हो जाएगी, यही एवरेज कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर औसत चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु वो किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी ही वस्तु की कौन सी चाल कहलाती, औसत चाल कहलाती है। ठीक, व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी ही व्यक्ति की कौन सी चाल कहलाती, औसत चाल कहलाती है। जैसे अभी हम देख ले, ऊपर असमान चाल का एग्जाम्पल लिखा है। तो व्यक्ति एक घंटे में, पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 15 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर अगर हम व्यक्ति की औसत चाल निकालें तो औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हुई, 10, 20, 30, 30, 15, 45, 45 और 25, ये हो गया 50, 70 किलोमीटर। ठीक, 70 किलोमीटर। और अगर हम समय निकाल लें 1, 2, 3, 4 घंटे, 4 आवर्स, इसको काट दें भाई, 4 एकम 4, 3 बचा, 30 हो गया, 4 सते 28 और बचा कितना 2, 4 पंचे 20, ये हो गया 17.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो जो व्यक्ति की चाल हो गई वो औसत चाल, व्यक्ति की जो औसत चाल हो गई वो कितनी हो गई, 17.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में तय की गई जो कुल दूरी होती है वही व्यक्ति की कौन सी चाल कहलाती, औसत चाल कहलाती है। ठीक, अब यहीं पर हम बात करेंगे चौथी चाल की, तात्क्षणिक चाल जिसे कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। चौथी चाल हो जाएगी हमारी तात्क्षणिक चाल। ये क्या होती है, किसी क्षण विशेष पर, किसी विशेष समय पर जो वस्तु की चाल होती है
वही चाल उसकी कौन सी चाल कहलाती? तत्क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्षण भर पर। ठीक, तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है वही चाल उसकी कौन सी चाल कहलाती? तत्क्षणिक चाल कहलाती है। यदि किसी वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में, कितने डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एस हो, डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एस हो, तो जो क्षणिक चाल होगी वो v बराबर हो जाएगी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, यह हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो वस्तु की चाल होती है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, अर्थात डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अगर हम किसी क्षण विशेष पर लेते हैं तो क्षण विशेष के लिए, तत्क्षणिक चाल के लिए, क्षण विशेष के लिए हम मानते हैं कि जो डेल्टा टी होता है वो टेंड्स टू 0 होता है। ठीक, तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं? v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट लेंगे तो डेल्टा जो होता है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, ये v बराबर हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो ये जो क्षण विशेष है, इस क्षण विशेष पर जो वस्तु की चाल होती है वही चाल हमारी कौन सी चाल कहलाती? तत्क्षणिक चाल कहलाती है। तो यहां से मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय पर। और दूसरा औसत चाल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है औसत चाल का देखते हैं, हल करते हैं उसको। क्वेश्चन कह रहा है एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये बिंदु वस्तु, जो वस्तु की दूरी है, ठीक, टोटल वस्तु की दूरी कितनी है? x है। टोटल वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी है वो मार्ग की दूरी कितनी है? जो दूरी है टोटल वो कितनी है? x है। पहले आधे भाग को, जैसे ये पहला भाग हो गया, आधा भाग ए, वो पहले आधे भाग को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले इतने भाग को कितनी चाल से तय करती? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और शेष आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो टोटल दूरी x थी, तो पहले आधी दूरी कितनी हो जाएगी? x/2 को, और इधर आधी कितनी होगी? x/2, ठीक, किलोमीटर। तो हम मान लें कि जो कार है पहली आधी दूरी x/2 को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा शेष आधी दूरी जो है x/2 को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कह रहा है वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में समय नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है तो हम समय मान लेते हैं। मान लें हम पहले, माना कुल दूरी कितनी है? माना कुल दूरी, माना कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी कितनी है? x है। तय की गई कुल दूरी कितनी है? x है। तो हम पहले निकाल लें, जो पहली आधी दूरी है कितनी? x/2, वो कितनी चाल से तय करती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हम मान लें पहले, हम मान लें यदि, चलो लगा रहे, पहली आधी दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय t1, तो t1 बराबर लगा समय t1, पहली आधी दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर, देखो हम लोगों ने पढ़ा है चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे 4। तो पहला समय t1 बराबर दूरी कितनी है? पहली आधी दूरी कितनी है? x/2, और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आपकी किलोमीटर में है और ये हमारी है किलोमीटर प्रति घंटा में।
ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से जो हमारा समय बचेगा t1, इसको अगर हल करें तो t1 बराबर हो जाएगा x बटे ये 240 के साथ आ जाएगा 80, क्या किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ये हावर्स बचेगा h। पहली आधी दूरी तय करने में जो लगा समय हो जाएगा x बटे 80 हावर्स। ठीक, शेष आधी हम निकाल लें, शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, शेष आधी दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय, कार द्वारा लगा समय। तो यहां से शेष आधी दूरी तय करने में कार द्वारा जो लगा समय निकालेंगे तो यहां से भी हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी हमारी कितनी है, शेष आधी दूरी है x/2 किलोमीटर और चाल हमारी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा t2 बराबर ये हो जाएगा x बटे 120, ये क्या बचेगा हावर्स। ठीक, पहली आधी दूरी तय करने में x बटा 80 घंटा लगेगा और शेष आधी दूरी तय करने में x बटा 120 घंटा लगेगा। इसलिए अब हम निकाल लें औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से हम लिखेंगे औसत चाल बराबर, ध्यान देना, औसत चाल कुल दूरी कितनी है, बिंदु ए से बी तक कुल दूरी कितनी है x, समय हमारा कितना लग रहा है, कुल समय, पहले समय लगता है t1, बाद में समय लगता है t2। ठीक, बराबर x, t1 का मान कितना है x बटा 80 और t2 का मान कितना है x बटे 120। ठीक, इसका हर बराबर कर ले। ठीक, हर कितना होगा इसका, ऊपर है x, इस पूरे का बटा है, इसका हर का एलसीएम होगा 240। तो 80 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से, 240, तो ऊपर आएगा हमारा 3x बटा 240 प्लस इसमें 2 से गुणा करेंगे 2x बटा 240। तो ये हो जाएगा x बटे, इनका हर बराबर है 240, 3x 2x कितना हो जाएगा 5x बटे 240। ये 240 ऊपर चला जाएगा, x गुणे 240 बटे 5x, x से x कटेगा, 5 चौक 20 55 40, ये आएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो जो व्यक्ति की या मोटर, जो हमारी कार हो जाएगी, कार की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वेग, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये वेग क्या है, एक तरीके की चाल ही है वेग। ठीक, तो वेग हमारी जो है वह भौतिक राशि है जो चाल के परिमाण के साथ साथ, अर्थात चाल जो होती है वो अदिश राशि है, तो वो केवल क्या दर्शाती है, परिमाण दर्शाती है। तो वेग परिमाण के साथ साथ क्या दर्शाता है, दिशा भी दर्शाता है। तो जो चाल होती है हमारी, वेग जो होती है, वेग क्या है, वह भौतिक राशि है जो चाल के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी बोध कराती है। ठीक, वेग जो होता है हम लोग पहले से पढ़ते चले आए हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। तो वही परिभाषा हम पढ़ सकते हैं यहां से कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा समय का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा जो समय होता है उस समय का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। लेकिन अगर इसकी हम दूसरी परिभाषा देना चाहें, जो हम परिभाषाएं अभी तक देते हैं, यदि यहां से हम मान लें समय जो हो जाए, समय हमारा बराबर 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर्स, 1 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह हो जाए। ठीक, 1 मान लें। 1 को हम क्या पढ़ते हैं, एकांक। 1 को क्या पढ़ते हैं, एकांक। तो उस परिस्थिति में
जो हमारा वेग होगा, वेग बराबर हो जाएगा किसके? विस्थापन के। लेकिन वेग जो होगा वो विस्थापन के बराबर कब होगा? जब समय हमारा कितना हो जाए? 1 सेकेंड। एक को हम क्या कहते हैं? एकांक। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है वही विस्थापन हमारा क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अगर वेग की हम बात करते हैं तो वेग जो होती है हमारी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, अर्थात यह वस्तु का के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी क्या कराती है? बोध कराती है। ठीक है। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो जो एमकेएस प्रणाली होता है, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, तो एमकेएस प्रणाली में वेग का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। एमकेएस प्रणाली में वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और जो हमारी सीजीएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली में वेग का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो एमकेएस प्रणाली में वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड तथा सीजीएस प्रणाली में वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? LT की पावर -1। जो वेग का विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? LT की पावर -1 होता है। ठीक। जो वेग है, एक चीज और हम वेग के बारे में पढ़ते हैं। जो किसी वस्तु द्वारा तय किया वेग होता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वेग है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन चाल के बारे में हमने पढ़ा था कि चाल सदैव क्या होती? धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है, लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और एक चीज है कि जो चाल और जो वेग होता है, चाल और वेग का जो अनुपात होता है वो सदैव ग्रेटर देन 1 होता है। चाल और वेग का जो अनुपात होता है वो सदैव 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो वेग किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। और इतनी सारी चीजें हमने वेग के बारे में पढ़ी हैं। अब जैसे हमारी चाल जो थी वो 4 प्रकार की होती थी, उसी आधार पर वेग को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब वेग को देखो 4 भाग कौन कौन से हैं? वही एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग और ताक्षणिक वेग। यही जो होते हैं हमारे वेग होते हैं। एक वेग क्या होता है हमारा? एक समान वेग, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होता है असमान, या इसको हम परिवर्ती वेग भी कहते हैं, असमान वेग या परिवर्ती वेग। ठीक। परिवर्ती वेग, परिवर्ती वेग। तीसरा होता है हमारा औसत वेग, और चौथा होता है हमारा ताक्षणिक वेग। ये इतने वेग के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है हमारा? एक समान वेग, असमान वेग या परिवर्ती वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। एक समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का जो वेग होता है वो वेग कौन सा वेग कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। ठीक। असमान वेग या परिवर्ती वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है तो वस्तु का जो वेग होता है असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। और ये 3 प्रकार से परिवर्तित होता है। कितने प्रकार से? 3 चीजें जब होती हैं तब असमान वेग या परिवर्ती वेग होता है। पहली बात, वेग का परिमाण परिवर्तित हो, वेग के परिमाण के परिवर्तित होने पर, वेग के परिमाण में परिवर्तन होने पर।
वेग के अगर परिमाण में भी परिवर्तन होगा तो असमान वेग हो जाएगा। दूसरा, वेग की दिशा में परिवर्तन होने पर, अगर वेग की दिशा में भी परिवर्तन होगा तब भी यहां पर जो वेग हो जाएगा, कौन सा वेग हो जाएगा, असमान वेग या परिवर्तित वेग। दूसरा, परिमाण व दिशा, वेग का परिमाण व दिशा दोनों के परिवर्तित होने पर, परिमाण व दिशा दोनों के परिवर्तित होने पर। ठीक, तो यहां पर वस्तु में असमान वेग या परिवर्ती वेग कब उत्पन्न होगा? इन तीन तरीकों से असमान वेग या परिवर्ती वेग उत्पन्न होता है। जब वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन हो तब उत्पन्न हो सकता है, वेग की दिशा में परिवर्तन हो तब उत्पन्न हो सकता है, परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तन हो तब जो हो सकता है आपका असमान या परिवर्ती वेग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, फिर औसत वेग की बात करते हैं। तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहां पर कुल विस्थापन बटे कुल समय अर्थात किसी वस्तु द्वारा कुल समयांतराल में तय किया गया जो कुल विस्थापन होता है वही वस्तु का कौन सा वेग कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा कुल समयांतराल में तय किया गया कुल विस्थापन ही वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक, फिर बात हम करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर, क्षण विशेष पर जो वस्तु का वेग होता है वही वेग उसका कौन सा वेग कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु का जो वेग होता है वह वेग हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे हम मान लें किसी वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में, कितने समय में? डेल्टा टी समय में तय किया गया जो विस्थापन हो वो डेल्टा एस हो। डेल्टा टी समय में तय किया गया विस्थापन डेल्टा एस हो तो जो वस्तु का वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय अर्थात v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। यदि क्षण विशेष की बात करते हैं, यदि किसी क्षण विशेष के लिए, तो किसी क्षण विशेष की अगर हम बात करेंगे क्षण विशेष के लिए, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा टी होगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा v लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा डीवी में, तो ये हो जाएगा हमारा डीवी अपॉन डी। तो जो वेग होगा v बराबर कितना हो जाएगा? डीवी अपॉन डी। तो यही जो वेग होता है ये वेग हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि जैसे किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण दे दिया गया होगा, वस्तु का विस्थापन समीकरण दिया गया होगा और कहा जाएगा वस्तु का वेग इस क्षण समय दे दिया जाएगा कि t बराबर 4 सेकेंड पर वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम देखेंगे अभी। किसी कण का विस्थापन समीकरण s बराबर 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 से प्रदर्शित है। किसी कण का जो विस्थापन समीकरण है वो s बराबर 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 से प्रदर्शित है, जहां कह रहा है s मीटर में तथा t सेकेंड में हो। तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले यहां से हम देख लें जो विस्थापन समीकरण दिया गया है, विस्थापन समीकरण s बराबर दिया गया है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। विस्थापन समीकरण जो है वो s बराबर दिया गया है 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। देखिए यहाँ पर s के रूप में दिया गया है, कहीं पर x के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, z के रूप में भी हो सकता है। तो अभी जो हमने तात्क्षणिक वेग पढ़ा था तो वहां से v बराबर पढ़ा था ds बटे dt, जहां s था विस्थापन और t था किसी क्षण विशेष पर तय की समय। ठीक, अब देखो ये जो ds अपॉन dt है इसको हम कहते हैं d बाई dt इंटू एस, अर्थात यहाँ पर जो ऊपर लिखा है s d के पीछे, ध्यान देना यहाँ से, ऊपर जो d के पीछे लिखा है और नीचे जो d के पीछे लिखा है, नीचे जो d के पीछे लिखा होता है हर में जो d के पीछे लिखा हो तो उसके सापेक्ष होता है, के सापेक्ष। ठीक, और ऊपर जो संख्या लिखी होती है राशि का अवकलन। ठीक, इसका मतलब ये होता है।
जैसे यहाँ हर में डी के पीछे क्या लिखा है टी, तो टी के सापेक्ष, ऊपर क्या लिखा है डी के पीछे एस, तो एस का अवकलन। ठीक, जैसे ये लिख दिया हमने v बराबर डी बाई डी टी एक्स, तो यहाँ टी हर में देखेंगे, पहले हर में डी के नीचे डी के साथ क्या लिखा है टी, तो टी के सापेक्ष, और यहाँ डी के पीछे क्या लिखा है एक्स, तो एक्स का अवकलन। ठीक, तो बात समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है, v बराबर डी एस अपॉन डी टी का मतलब है ये हो जाएगी विस्थापन परिवर्तन की दर। ds अपॉन dt का मतलब क्या होगा, विस्थापन परिवर्तन की दर, अर्थात विस्थापन समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा, वही आप जिस प्रकार परिवर्तित होगा, तो समय के साथ जब विस्थापन परिवर्तित होगा तो वही क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो लिखा ds अपॉन dt, तो हमने कहा जो हर में डी के पीछे लिखा होता है हम करते हैं उसके सापेक्ष, और अंश में जो डी के पीछे लिखा होता है उसका अवकलन। तो जैसे यहाँ पर लिखा है हर में डी के पीछे टी, तो टी के सापेक्ष, अंश में डी के पीछे लिखा है एस, तो एस का अवकलन। जैसे हमने यहाँ पर बताया डी बाई डी एक्स बटे डी टी है, तो हर में डी के पीछे क्या लिखा है, तो टी के सापेक्ष, और अंश में डी के पीछे क्या लिखा है एक्स, तो एक्स का अवकलन। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना होगा डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब है यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में d बाई डी टी से भाग कर दें, या सीधा कह दें यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना भाई, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो ये हम लिखेंगे d बटे डी टी एस बराबर d बटे डी टी। देखो ये ऐसे आप कर सकते हो, दोनों पक्षों में d बटे डी टी से भाग कर दिया। ठीक, ये इधर हो जाए गुणा कर दिया, सॉरी 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो दोनों पक्षों में d बटे डी टी से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पर तो एक पद था, दाहिने पक्ष में कितने पद हैं, 2, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो d बाई डी टी का गुणा सब में हो जाएगा। ठीक, डी एस बटे डी टी बराबर d बटे डी टी इंटू 4t स्क्वायर माइनस d बटे डी टी 10t प्लस d बटे डी टी 5। देखो ध्यान देना है, यहाँ से 5 लिखा है, 5 को हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 1 के स्थान पर यहाँ t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 1 के स्थान पर t की घात 0 लिख सकते हैं, t की घात 0, क्योंकि हमको पता है अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखो 5t के साथ t की घात 0 लिख सकते हैं। अगर t की घात 0 होगी तो इसका मान होगा 1, और 1 का गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, जो d के बाद जितनी भी अचर राशियां हैं सबको d बाई डी टी से आगे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी बराबर 4 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा d बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगा आगे, d बाई डी टी इंटू टी प्लस 5 आ जाएगा आगे, d बटे डी टी टी की घात 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा तब। ठीक, आगे देखो क्या करते हैं, जो अवकलन का फार्मूला होता है, अवकलन का फार्मूला क्या होता है, जैसे होता है d बाई डी एक्स और x की घात n, अर्थात यहाँ पर हम x के सापेक्ष x की घात n का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक, तो x के सापेक्ष जब x की घात n का अवकलन करते हैं तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, और जो संख्या होती है उसकी घात उससे 1 घट जाती है। जैसे यहाँ पर एक n x की घात कितनी थी, n, तो n बन गया गुणांक। ठीक, n बन गया गुणांक, और x ने जितनी घात थी उससे एक क्या हुआ, घट गया। तो वही फार्मूला वहां हम कर रहे थे x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन, यहाँ हम कर रहे हैं t के सापेक्ष t स्क्वायर का अवकलन, t के सापेक्ष t की पावर 1 का अवकलन, और t के सापेक्ष t की पावर 0 का अवकलन। देखो तो ये हो जाएगा 4 था ही आगे, और टी स्क्वायर का इस फार्मूले के साथ t की घात 2 का अगर करेंगे, जैसे dx dt
टी स्क्वायर, तो इसका 2 आ जाएगा आगे, और टी की घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। टी की घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 4 2 इसका आगे आ जाएगा, और टी की घात हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक, माइनस का 10 इसका 1 आगे आएगा, और ये हो जाएगा टी की घात 1 माइनस 1 होगा भाई, प्लस 5 इसमें 0 आ जाएगा आगे, और टी की घात हो जाएगा 0 माइनस 1। ये सब किसके बराबर चल रहा है, ds अपॉन dt के। तो ds अपॉन dt बराबर, गुणा कर लो भाई, 4 दूनी 8, टी 2 से 1 घटेगा, 1 पावर लगाओ या ना लगाओ, माइनस 10 गुणे 1 गुणे टी की घात 0 हो जाएगा, प्लस इसमें 0 है, 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर दो, वैल्यू 0 होती है। ठीक, 0 हो जाएगी। ध्यान दो अभ्यास, ds अपॉन dt बराबर कितना मिला आपका 8t माइनस, देखो भाई, माइनस टी की घात 0, इसका मान कितना होगा 1, तो 1 1 कम 1, और 1 का गुणा 10 से होगा 10, ये आ गया ds अपॉन dt का मान। अब t बराबर कितने सेकंड पर निकालना है 2, t बराबर 2 रखने, कितना हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर 8 गुणे 2 माइनस 10, तो ds अपॉन dt बराबर 8 दूनी 16, 16 से 10 घटेगा 6, क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ds दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, dt समय, समय का मात्रक सेकंड, और जो ds अपॉन dt होता है, क्योंकि अभी पढ़ा है v बराबर होता है ds अपॉन dt, इसलिए इसके स्थान पर ds अब v लिख सकते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो t बराबर 2 सेकंड पर जो कण का वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड।